तो ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था वहाँ पे, उसके हार्ट के बारे में डिस्कशन किया, फिर ब्लड के बारे में और उसके बाद ब्लड वेसल्स, फिर लिम्स के बारे में। अभी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जो क्वेश्चन है रेस्पिरेशन का वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ये चैप्टर फिनिश हो जाए तो फिर दोनों चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग का है जो टॉपिक वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, देखो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम, देखो अगर प्लांट्स लोअर प्लांट्स, ध्यान से समझो, लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स इन द सेंस अलगी हो गया या फिर ब्रायोफाइट्स हो गए, ये पढ़ा है ना नाम। तो अलगी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, इनके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन का स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता, इनके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन का स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस टू डिविजन्स, इनमें से जो मोस्ट जो प्लांट होते हैं वो या तो पानी के अंदर रहते हैं या पानी के जस्ट किनारे रहते हैं, वाटर के जस्ट किनारे रहते हैं। प्लांट का साइज बहुत छोटा होता है, इधर के प्लांट का साइज बहुत छोटा है, जहाँ पे वो कंडक्शन जो है वो सेल टू सेल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो क्वेश्चन अगर इस पर पूछ दिया जाए कि भाई अलगी एंड ब्रायोफाइट डू नॉट हैव एनी वस्कुलर सिस्टम, अलगी और ब्रायोफाइट्स के अंदर किसी तरह का वस्कुलर सिस्टम का मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता, ऐसा क्यों है? तो दो रीजन, एक तो ये मोस्टली कहाँ है, एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऊपर से इनका साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो वहाँ पे प्लांट्स के बॉडी के अंदर सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई? और बहुत सिंपलर प्लांट होते हैं, इनके जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो लगभग सरफेस के पास होते हैं, तो इसलिए उनकी बॉडी के अंदर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। बात यहाँ पे होती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो हायर प्लांट्स में जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ये तो नाम याद होगा ना। तो ये जो है ये हायर प्लांट्स हैं, ये क्या है, हायर प्लांट्स, इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, हायर प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो करता है वस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर तुम्हें दो अलग अलग टिश्यूज मिलेंगी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। तो प्लांट के अंदर किसी भी तरह के मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का काम दो टिश्यूज मिलकर करती हैं। कौन कौन सा? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, ये काम करती है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का। अब मुझे देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सारी चीज़ें तुम 9th क्लास में पढ़ के आए होगे। जाइलम का स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्लोएम का स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी छोटा सा रिकैप, फटाफट इसको रिकैप करेंगे ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत क्लियर रहें। तो यहाँ पे मैं जाइलम का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसके अंदर के सेल्स का टाइप का जब नाम लूँगा तो तुम्हें वो नाम का मतलब याद होना चाहिए। अब जैसे समझो, जाइलम जो होता है इसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। जाइलम जो होता है 4 अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट? एक होता है ट्रैकीट, जाइलम के अंदर ट्रैकीट, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, दूसरा क्या होता है? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो किसी किताब में यहाँ पे दिया होगा जाइलम फाइबर। देखो स्क्लेरेन्काइमा 2 टाइप का होता है, एक होता है स्क्लेराइट और एक होता है फाइबर। स्क्लेरेन्काइमा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का है, फाइबर और स्क्लेराइट। तो यहाँ वाला जो प्रेजेंट है, इसके अंदर जो स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है वो कौन सा है? फाइबर वाला। तो इसलिए यहाँ पे जाइलम फाइबर भी कभी कभी लिख देते हैं। फटाफट इनका फंक्शन ध्यान रख देना, क्योंकि ये चीज़ें 9th क्लास में तुम्हें पढ़ाई जाती हैं। मैं यहाँ सिर्फ छोटी छोटी बातें इनके बारे में बता के
सिर्फ रिकैप कराऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे ब्लड से जुड़ा हुआ था इसके पहले वाला चीज़, तो ब्लड तुम्हें दोबारा यहाँ पढ़ाना पड़ा क्योंकि 9th क्लास में तुमने ब्लड पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना। ये जो ट्रैकीड है, ये ट्रैकीड कुछ इलोंगेटेड सेल से ऐसे मिलके बना होता है। ये ट्रैकीड का सेल का शेप कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, कुछ ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। वेसल कुछ ऐसा होता है। ट्रैकीड और वेसल दोनों क्या होते हैं, डेड होते हैं। दोनों क्या होते हैं, डेड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। और यही डेड सेल्स जो होते हैं ये कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं। ये क्या काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर। आई बात समझ में, बोलो आ रही बात समझ में इतने। जाइलम जो टिश्यू है इसके अंदर 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक पहला ट्रैकीड सेल, दूसरा वेसल सेल्स, तीसरा पैरेन्काइमा, चौथा फाइबर वाला। तो जो ट्रैकीड होता है उसका कुछ शेप ऐसा होता है, वेसल्स का कुछ शेप ऐसा होता है सिलिंड्रिकल। यही दोनों मेन वाटर का कंडक्शन करते हैं। कहाँ पे, जाइलम के अंदर। ये दोनों बस क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा हो गया तो ये साइड वाइज कंडक्शन करेगा। क्या करेगा, साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर, साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन साइड वाइज। जैसे समझो यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा कोई प्लांट का स्टेम है, स्टेम के अंदर क्या है, ऐसे मान लो ये तुम्हारे वेसल्स प्रेजेंट है, ऐसे वेसल्स प्रेजेंट है एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे, ठीक है। इन्हीं के साइड में मान लो ऐसे तुम्हारे ये ट्रैकीड्स प्रेजेंट हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ट्रैकीड और वेसल का जो पाथ होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में वाटर का कंडक्शन करेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये जो टिश्यूज हैं, यहाँ पे ये जो टिश्यूज हैं, इनको भी तो वाटर की जरूरत पड़ेगी, है ना, वाटर की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो इधर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। ऊपर के डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ट्रैकीड एंड वेसल्स। साइड वाइज ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा। एक चीज और पढ़ा होगा कि पैरेन्काइमा के अंदर स्टोरेज होता है। पैरेन्काइमा किस तरह का सेल है, जिसके अंदर चीजों का मटेरियल का स्टोरेज होता है। तो ये पैरेन्काइमा जो है ये न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोलो, इसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर्ड होता है। तो 2 काम होता है जाइलम पैरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमा भी क्या है, डेड सेल है। स्क्लेरेन्काइमा भी क्या है, डेड सेल है। पैरेन्काइमा लिविंग सेल है। पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल है। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल है। डेड सेल जो होता है स्क्लेरेन्काइमा, इसका काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या काम होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। आप ध्यान से समझो क्यों इसकी जरूरत है। अब इतना बड़ा छोटे 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 पार्ट्स को जोड़ के एक बड़ा सा ट्यूब बनाना है, तो उस ट्यूब को रोकना तो होगा ना, उसको स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करना होगा ना, क्योंकि इसमें वाटर, कभी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए होगा ना, बोलो। तो इसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर। दोनों बातें कह सकते हो। जाइलम स्क्लेराइट नहीं होता, जाइलम फाइबर होता है। और फाइबर किसका टाइप है, स्क्लेरेन्काइमा का। तो इसलिए किसी किसी किताब में जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी लिखा होता है। आगे बात समझ क्लियर है। ये जो जाइलम है, पूरी बात इसके बारे में समझो। जो जाइलम है, जाइलम किसका कंडक्शन करता है, जाइलम कंडक्ट वाटर और इसके साथ मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, ये मिनरल्स क्या होते हैं, ये मिनरल्स क्या होते हैं भाई, बोलो, मिनरल्स क्या होते हैं, हैं? न्यूट्रिएंट तो सब होते हैं ना, न्यूट्रिएंट तो प्रोटीन भी है, न्यूट्रिएंट तो कार्बोहाइड्रेट भी है। मिनरल क्या होता है, देखो जितने, हाँ, नेचुरल। अच्छा, प्रोटीन नेचुरल नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नेचुरल नहीं होता, बोलो, खाते हो तो नेचर से ही लेते हो ना। कार्बोहाइड्रेट तुमको कहाँ से मिलता है, राइस से मिलता है, और राइस से तुम लेते हो। तो देखो ध्यान से, अर्थ के नीचे से जो भी मेटल्स तुम्हें मिले, जो भी मेटल के आयन मिले, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, और मिनरल इसी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए उसके साथ किसका कंडक्शन करता है, मिनरल का। अब एक चीज मुझे और बताना ध्यान से, मैं ये कहता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम
इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। तो ये बात तुम्हें पचती है कि नहीं, डाइजेस्ट होती है कि नहीं? यूनिडायरेक्शनल अगर मैं बातें कहता हूं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के अंदर यूनिडायरेक्शनल होता है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रेजेंट हमारा रूट, ठीक है, वाटर यहाँ से एंट्री करेगा और जरूरत किसको है? लीफ को। जरूरत किसको है? लीफ को। तो वाटर हमेशा जाइलम को पकड़ के कहाँ उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? ऊपर के डायरेक्शन में। अब वहां से उसी जाइलम के अंदर कोई चीज वहां से रिटर्न नहीं आएगा। जाइलम सिर्फ किसका कंडक्शन करता है? वाटर और मिनरल्स का। वाटर और मिनरल की मिलता कहाँ से? सोर्स क्या है? रूट है। और वास का वो कहाँ पे यूज होता है? लीफ के अंदर। तो हमेशा वाटर कहाँ से? नीचे से ऊपर ही जाएगा, ऊपर से कोई मटेरियल उसमें वापस नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जाइलम के अंदर कोई भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। क्लियर है? देखो मैं यहाँ पे पॉइंट्स अभी जाइलम के बारे में लिख रहा हूँ और यही पॉइंट्स अभी इसके बाद मैं फ्लोएम के बारे में लिखूंगा। तो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ वो और फ्लोएम के, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो तुमसे डायरेक्टली पूछ देंगे, राइट 4 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में 4 पॉइंट का डिफरेंस लिखिए। जैसे कल के क्लास में मैंने बताया था आर्टरी और वेन के बारे में, ऐसे ही यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में तुमसे पूछ लेंगे। तो अभी जाइलम के पॉइंट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर फ्लोएम के पॉइंट्स लिखूंगा। ठीक है? और यहाँ से क्या चीजें हम लोग लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग चीजें लिख सकते हैं कि जाइलम हैव मोस्टली डेड सेल। डेड सेल्स, कौन कौन से सेल्स इसके डेड हैं? जैसे मान लो ट्रैकीड के अंदर डेड हैं सेल्स, है ना? अरे बोलो, वेसल्स के अंदर डेड हैं सेल्स, और स्केलेटनकाइमा यानी कि फाइबर्स के अंदर डेड है सेल। देखो चीजें अगर नहीं समझ में आती हैं तो पूछो, क्योंकि क्लास में ऐसे बैठे रहोगे, मैं सिलेबस पढ़ा के आगे निकल जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अगर नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आता तो पूछो, क्लास की चीजें क्लास में ही खत्म करेंगे। ठीक है? ओनली जाइलम पैरेन्काइमा, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा contain लिविंग सेल्स। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर ही क्या होता है? लिविंग सेल्स होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? क्योंकि देखो ये भी डेड सेल से बना था, ये भी डेड सेल से बना था, ट्रैकीड भी डेड सेल से बना था, और स्केलेटनकाइमा ऑलरेडी डेड सेल से मिलकर बना होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे कुछ फोर्सेस के बारे में देखो कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई होते हैं जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का। पहले पॉइंट लिखो, फिर मैं कंडक्शन दिखाता हूं तुम्हें कि कैसे कंडक्शन नीचे से ऊपर वाटर का हो जाता है। फटाफट लिखो, फिर हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि वाटर कैसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन वो अपने आप ऊपर की तरफ कैसे उठ जाता है। ठीक है? जाइलम के अंदर। तो ये नोट करो फटाफट, फिर हम लोग बात आगे करते हैं। हो गया? चलो देख, स्टोमेटा का नाम सुना है क्या? क्या होता है स्टोमेटा? लीव्स के अंदर, सिर्फ लीव्स के अंदर होता है। फिर क्या हुआ? पहले तो क्लियर बोलो, क्या होता है स्टोमेटा? पढ़ा था ना स्टोमेटा 9th क्लास में? अरे एपिडर्मिस पढ़ा था तो वहां पढ़ा था, लेकिन वो तो 9th की चीज है, अभी तो याद रहेगी नहीं, है ना? चलो देखो ध्यान से,
देखो कौन कौन से फोर्सेस, देखो फोर्सेस ऐसे अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो उनका वाटर के कंडक्शन का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। लेकिन मैं उनमें से कुछ फोर्सेस या कुछ एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। उन कुछ एक्सप्लेनेशन जो आपके बुक में पढ़ाए जाते हैं, मतलब अभी 10th क्लास में वो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। वो 11th क्लास 12th क्लास में जो पढ़ाया जाता है, मैं वही चीज़ें यहाँ पे आपको बता दूंगा बहुत सिंपल से लैंग्वेज में। तो कुछ फोर्सेज जो वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। चलो यहाँ एक कंसीडर करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये एक स्टेम है, ठीक है। स्टेम के अंदर का जाइलम वाला सिस्टम है ये, ठीक है ना। पूरा जाइलम के ट्रैकिड और वेसल्स मिलकर ये सिस्टम बनाया हुआ है। ये मान लेते हैं रूट है, ठीक है। यहाँ मान लो पूरा वाटर एंड मिनरल भरा हुआ है, ठीक है। और ऊपर मान लेते हैं ये लीफ है, ये मान लेते हैं लीफ, लीफ के अंदर जाके वो जाइलम इंटर करेगा। देखो ध्यान से, यहाँ लीफ के सरफेस पे होती है स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। बहुत छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इस स्टोमेटा की ओपनिंग को गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं कि कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा। क्लियर है? गार्ड सेल्स होते हैं। एक चीज समझना, यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर एंड मिनरल। क्या प्रेजेंट है? H2O प्लस मिनरल्स। फोर्सेस का नाम लिखूंगा और फिर एक एक करके मतलब बताऊंगा। पहला जो स्टार्टिंग में फोर्स काम करता है, वो फोर्स काम करता है रूट प्रेशर। कौन सा फोर्स काम करता है? रूट प्रेशर। उस रूट प्रेशर के बाद फोर्स जो काम करता है वो काम करता है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। और तीसरा जो फोर्स काम करता है वो काम करता है यहाँ पे तुम्हारा कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स। चौथा जो फोर्स काम करता है वो काम करता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। ये फोर्सेस काम करता है। ये चार फोर्सेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि वाटर एक जाइलम के अंदर कैसे अपलिफ्ट होता है। एक एक करके समझते हैं। रूट प्रेशर क्या होता है? जैसे ये मान लो कि कोई रूट का एक हिस्सा है, ध्यान से समझो पहले फिर लिखना स्टार्ट करना। ये रूट का हिस्सा है, यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारे क्या? जाइलम। यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर और मिनरल। होता क्या है कि जब वाटर का कंडक्शन करना होता है तो यहाँ के जो मिनरल्स हैं, क्या है? मिनरल्स। उन मिनरल्स को सबसे पहले रूट के अंदर एंट्री करा दिया जाता है। किसको एंट्री कराया जाता है? मिनरल्स को। तो पहले किसको एंट्री, पहले क्या कराया? मिनरल की एंट्री करा दी। और ये मिनरल की एंट्री कराया एटीपी खर्च करके। क्या करके? एटीपी खर्च करके, एनर्जी खर्च करके। और याद करो मैंने बताया था कि कुछ भी अगर एनर्जी खर्च करके कोई भी प्रोसेस करे तो वो क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? याद है कुछ? तो यहाँ पे पहला रूट प्रेशर क्रिएट करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू हम मिनरल्स की एंट्री कराते हैं। कहाँ पे? रूट के अंदर। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब यहाँ पे हो गया मिनरल ज्यादा, यहाँ पे क्या हो गया? सिर्फ मिनरल ही प्रेजेंट है उसके अंदर, तो यहाँ मिनरल ज्यादा, यहाँ पे वाटर ज्यादा। एक प्रोसेस सुना होगा तुमने, ऑस्मोसिस। पढ़ा है? बोलो। ऑस्मोसिस नहीं पढ़ा होगा तो डिफ्यूजन तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है डिफ्यूजन? बोलो, क्या होता है डिफ्यूजन? जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वहां से जहां पे उसका कंसंट्रेशन कम हो उसकी तरफ मूव करता है, उसको हम ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस इन द वाटर के केस में ध्यान से समझना। यहां मिनरल ज्यादा और यहां मिनरल कम, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? बाहर से अंदर की तरफ। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। तो पहला चीज क्या हुआ कि तुमने मिनरल जैसे ही इसके अंदर एंट्री कराया, मिनरल जैसे इसके अंदर एंट्री कराया, यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ, वाटर इसके अंदर एंट्री कर गया, ठीक है। फिर से और मिनरल इसके अंदर क्या होगा? एंट्री करेगा। फिर क्या होगा? और मिनरल इसके अंदर एंट्री करेगा।
तो जैसे ही और मिनरल एंट्री करेगा, अब यहाँ पे जो वाटर का कंटेंट प्रेजेंट है उस वाटर के कंटेंट को ऊपर उठाना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मिनरल एंट्री कर गया है और वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर एंट्री करना चाहेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं तुमसे, स्टार्टिंग से फिर से समझो। सबसे पहले एनर्जी खर्च करके हम क्या करते हैं, वाटर इसके अंदर एंट्री, सॉरी मिनरल एंट्री कराते हैं। मिनरल के एंट्री करते ही वाटर क्या कर जाता है इसके अंदर, बोलो। एक चीज अगर ऑस्मोसिस तुम्हें नहीं समझ में आता है तो एक चीज समझना, कैसे समझोगे इसको ऑस्मोसिस को। कभी किशमिश को पानी में भिगो के रखा है, कभी फूल जाता है, उसको उठा के थोड़ा सा नमक के ऊपर रख देना, एक किशमिश उठा के नमक के ऊपर रख देना, देखोगे कि सारा का सारा वाटर जो उसके अंदर था वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कभी भी याद रखना कि जहां पे मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा होता है वहां पे वाटर का क्या होता है, कहीं से डिफ्यूज आउट होकर वहां पे पहुंच जाता है। यहाँ पे तुमने मिनरल ज्यादा किया, यहाँ पे वाटर ज्यादा था, यहाँ से मूव करके कहाँ चला गया, अंदर चला गया। अब और भी वाटर के कंटेंट जब अंदर जाना चाहेंगे तो यहाँ तो स्पेस तो है नहीं, तो स्पेस है कहाँ पे, ऊपर की तरफ। तो वाटर जो के मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं वो कहाँ, किसकी तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ। मतलब वो आपस में फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। तो स्टार्टिंग समझना, रूट प्रेशर का रूल, पहला वाटर की एंट्री इन द रूट। रूट प्रेशर क्या करता है, पहला वाटर की एंट्री कहाँ पे कराता है, रूट के अंदर। और दूसरा इनिशियल अपवार्ड फोर्स लगाता है, कौन, रूट प्रेशर। बातें समझ में क्लियर है? फिर से बताना पड़ेगा। रूट के अंदर जैसे ही वाटर एंट्री किया, ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे समझो 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे मान लो एंट्री कर गए, ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट अभी बना हुआ है, तो और वाटर के मॉलिक्यूल जब एंट्री करना चाहेंगे तो स्पेस तो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, स्पेस है कहाँ पे, ऊपर के डायरेक्शन में। तो जैसे ही ये 5वां वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर एंट्री करेगा, ये और मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये प्रेशर जो ऊपर की तरफ एंट्री कर, ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है, इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। तो ये रूट प्रेशर ने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल की एंट्री कराई कहाँ पे, रूट के अंदर, और वहां से उनका अपलिफ्ट स्टार्ट किया कहाँ पे, रूट के अंदर। बात समझ में आ गई, रूट प्रेशर का रूल। बोलो नेक्स्ट देखो, ट्रांसपिरेशनल पुल। सबसे पहले समझो कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है, फिर समझना ट्रांसपिरेशनल पुल। देखो कहते हैं कि जो प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होता है, क्या होता है, प्लांट के अंदर स्टोमेटा, वो जनरली लीव्स के नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा होता है, ऊपर वाले सरफेस पे बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मानते हैं कि स्टोमेटा दिन के टाइम पे क्या रहेगा, खुलेगा। स्टोमेटा क्या रहेगा, खुलेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या रिलीज करना चाहेगा, ऑक्सीजन। तो ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोमेटा ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही स्टोमेटा ओपन करेगा, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, जब बाहर का टेम्परेचर को एक्सपोज होगा लीव, तो उसके अंदर प्रेजेंट वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपर बन के निकल जाएंगे। आ रही बात समझ में? बोलो। उसने स्टोमेटा ओपन किया किसके लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज कर दे। लेकिन दिन का टाइम था, टेम्परेचर ज्यादा था, जैसे ही स्टोमेटा खोला वहां के वाटर के मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ गए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए स्टोमेटा कहाँ पे होता है, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे, और हमेशा जो स्टोमेटा होता है वो खुला नहीं होता है, सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही खुलता है। ध्यान से समझना, वाटर का वेपर के फॉर्म में बन के स्टोमेटा से उड़ जाना इज द ट्रांसपिरेशन। आ रही बात समझ में? सिंपल सा मतलब समझो, वाटर के मॉलिक्यूल का ओपन स्टोमेटा से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके उड़ जाना इज व्हाट, ट्रांसपिरेशन। आ रही बात समझ में? जो मैंने बताया कि स्टोमेटा जैसे ही खुलता है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में बदल के क्या हो जाते हैं, बाहर उड़ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। दैट प्रोसेस इज व्हाट, ट्रांसपिरेशन। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब एक चीज और बताओ, कभी वो केरोसिन ऑयल लेने गए हो ठेकेदार की दुकान पे, देखा है कैसे केरोसिन ऑयल निकालता है? एक ड्रम होता है और ड्रम के अंदर पाइप डाल देता है और 2-3 बार ऐसे करता है और ऐसे पाइप कर देता है, अपने आप केरोसिन ऑयल बाहर गिरने लगता है। करता है ना? तो बोलो, नहीं देखा? नहीं देखे हो? ड्रम से बाहर तुम्हारे लिए तो वैसे तो तुम्हारे लिए वैसे बहुत बड़ा सा कंटेनर रखा होगा, उसमें केरोसिन ऑयल रखा होगा, वो नाप नाप के दे रहा होगा। लेकिन जो ड्रम आता है, जिस ड्रम में वो केरोसिन ऑयल लेके आता है, वहां से उस कंटेनर में कैसे डालता है, होता क्या, देखो यहाँ पे
देखो ध्यान से, यहाँ पे एक पाइप होगा, यहाँ पे एक ड्रम है, इस ड्रम का एक छोटा सा होल होगा, बाकी क्लोज रहेगा। इसके अंदर पाइप डालेगा, पाइप डाल के ऐसे 2-3 बार करेगा और फिर वो क्या होगा, अपने आप केरोसिन ऑयल ऊपर की तरफ से जाके नीचे गिरने लगेगा। बात समझ में आ गई? सुनो ध्यान से कैसे होता है। होता क्या है कि इस केस में मान लो इसने पाइप अंदर डाला, ऐसे पाइप अंदर डाल दिया, सब कुछ समझना पड़ेगा। यहाँ पे पाइप इसके अंदर डाल दिया, इस पाइप के अंदर एयर होगा। जैसे इसने पाइप अंदर डाला, इसके अंदर केरोसिन ऑयल यहाँ तक आया, जहाँ तक उसका लेवल था। इतने दूर का एयर क्या हो गया, निकल गया। इतने दूर का एयर क्या हो गया, निकल गया। जैसे ही 2-3 बार उसने अप डाउन किया, देखो नीचे करते टाइम वो ऐसे ऐसे करेगा। मान लो ये पाइप था, जैसे ही नीचे करेगा हाथ उठा लेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर करेगा तो हाथ बंद कर देगा। उस जो पाइप का होल होगा वो बंद कर देगा। फिर नीचे करेगा तो उठा लेगा, फिर ऊपर करेगा तो बंद कर देगा। ऐसा करते टाइम ये जो बाकी का एयर था इसके अंदर, वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। बाकी का एयर निकल जाता है। और जब एयर निकल जाता है तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसके अंदर क्रिएट होता है सरफेस टेंशन। क्या क्रिएट होता है, सरफेस टेंशन। और फिर वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है? ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देता है और फिर धीरे धीरे वो जो लिक्विड होता है बाहर निकल जाता है। यहाँ देखना हुआ क्या कि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल थे, स्टोमेटा खुला, वाटर के वेपर क्या हो गया, उड़ गए। बात समझ में आ गई? जैसे ही वाटर के वेपर उड़े, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। क्या क्रिएट हुआ, वैक्यूम। और वैक्यूम क्या करेगा, अपने आसपास के वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। तो जब यहाँ देखो, ध्यान से समझो, अब वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे बड़े बड़े वाटर के मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये वाटर के मॉलिक्यूल थे, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल उड़ा, वहां क्या क्रिएट हुआ, वैक्यूम। जैसे ही क्रिएट हुआ, उसने इस वाले वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचा। बात समझ में आ रही है? तो फिर ये क्या करेगा, अपने पास वाले को खींचेगा, फिर ये क्या करेगा, अपने पास वाले को खींचेगा। तो रूट नीचे से क्या कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल की सप्लाई कर रहा है रूट प्रेशर, और ट्रांसपिरेशनल पुल क्या कर रहा है, वाटर को ऊपर खींच रहा है। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या कर रहा है, वाटर को ऊपर खींच रहा है। आ रही बात समझ में? अब सुनो ध्यान से। इसके बाद फोर्स है कोहेसिव एंड एडेसिव। क्या होता है कोहेसिव, क्या होता है एडेसिव? अगर सेम टाइप के मटेरियल के बीच में कोई फोर्स लगता है, ठीक है, सेम टाइप के मटेरियल के बीच में कोई फोर्स लगता है तो उसको कहते हैं को, मतलब साथ साथ, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बीच में अगर फोर्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं, एडेसिव। सुनो ध्यान से। ट्रांसपिरेशनल पुल ने खींचा किसको था, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को। बात समझ में आ गई? लेकिन इसके साथ चिपक के कौन चला गया, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा था, कोहेसिव फोर्स। आ रही बात समझ में? क्लियर है? वाटर का मॉलिक्यूल एक बार ऊपर चढ़ने के बाद नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाले जो वाल था, इस वाल के बीच में फोर्स लगा। कौन सा फोर्स, एडेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स, एडेसिव फोर्स। 4 फोर्सेस तुम्हें दिख गए। ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। रूट प्रेशर उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। और ये आपस में चिपक के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनके बीच कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। और ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इनके बीच फोर्स कौन सा है, एडेसिव फोर्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और यही सरफेस टेंशन यहाँ ट्रांसपिरेशनल पुल के टाइम, यही सरफेस टेंशन ही है जो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को उनकी तरफ खींच रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? 4 फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर उठाने के लिए, समझ में आया? एक्सप्लेन कर लोगे? बोलो फिर से एक लाइन में सब कुछ एक साथ बताता हूं। रूट प्रेशर क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल की एंट्री कराता है कहाँ पे, रूट के अंदर। बात समझ में आ गई? और वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ धक्का देता है। सेम टाइम पे ट्रांसपिरेशन होता है और ट्रांसपिरेशनल पुल उसको ऊपर की तरफ खींचता है। कोहेसिव फोर्स 2 वाटर के मॉलिक्यूल के या 2 से अधिक वाटर के मॉलिक्यूल को एक साथ रखने में हेल्प करते हैं। वैसे मैंने समझो क्या किया, मैंने कहा कि मैं मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, तो मैंने इस मार्कर को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन ये और ये दोनों के बीच में इतना अफिनिटी है कि इसको मैं खींच रहा हूं, लेकिन इसके साथ चिपक के ये भी आ रहा है, उसके साथ चिपक के ये भी जा रहा है, इसके साथ चिपक के ये भी जा रहा है। तो ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक के ऊपर जाते हैं, किस फोर्स से, कोहेसिव फोर्स से। और वॉल को पकड़ के ऊपर जाते हैं, किस फोर्स से, एडेसिव फोर्स से। बात समझ में आ गई? और वाटर के मॉलिक्यूल खींच क्यों, ट्रांसपिरेशनल पुल के जगह पर वाटर के मॉलिक्यूल क्यों खींच रहे हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। क्लियर? बात समझ में आ गई? 4 फोर्सेस के नाम, कैसे क्या क्या रोल कौन प्ले कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। बोलो फटाफट नोट करो फिर आगे। ये वाला फैन बंद करो।
चलो एक चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें, ट्रांसपिरेशनल पुल का डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तो पहले लिखो ट्रांसपिरेशन फिर लिखना ट्रांसपिरेशनल पुल, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ा रोल अगर वाटर के अपलिफ्ट में प्ले करता है तो कौन प्ले करता है? ट्रांसपिरेशनल पुल सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशनल पुल क्या क्या है समझो, क्या है ट्रांसपिरेशनल पुल? इट इज ट्रांसपिरेशन पहले क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन इज ए लॉस, वो लॉस है। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस है, कोई प्रॉफिट नहीं है। इट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, in the form of vapor, in the form of vapor, in the form of vapor, it is loss of water in the form of vapor through स्टोमेटा। स्टोमेटा ये एक लाइन का डेफिनेशन है। स्टोमेटा के थ्रू वेपर, वाटर का वेपर के फॉर्म में इट इज लॉस ऑफ वाटर, यहाँ वाटर नहीं लिखा है, इसको लिख लेना वाटर। इट इज लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। कभी लिक्विड के फॉर्म में मत लिख देना, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में जब वाटर लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं गटेशन। क्या कहते हैं? गटेशन। लेकिन वेपर के फॉर्म में अगर लॉस हो रहा है तो क्या कहते हैं उसको? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, किसके थ्रू लॉस होता है? स्टोमेटा के थ्रू। बात समझ में आ गई? क्लियर। और उसके बाद ट्रांसपिरेशनल पुल लिख लो कि द पुल क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। द पुल या द पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन, द पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन इन जाइलम सैप। जाइलम सैप का मतलब होता है कि जो चीज जाइलम के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इन जाइलम सैप इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या हो गया? इट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल, उसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। मिटा दे इसको। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल का जाइलम के अंदर कैसे हुआ, आया समझ में? बोलो, घर पे जाके पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे तुमको बेसिकली तुम्हारे किताब में किसी फोर्स का नाम नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन मान लो तुमको अगर ये 4 फोर्सेस के नाम याद रहते हैं तो तुम इनको अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, लेकिन फिर भी अगर लिख देते हो कि दीज 4 फोर्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्ट ऑफ वाटर, ठीक है, तो वहां तुम नाम लिखते ही तुम्हारा नाम, अगर तुमने अगर वो नाम लिख दिया फोर्सेस का, तो जो एग्जामिनर होगा उसको ये तो पता रहेगा ना कि भाई बच्चे ने ये फोर्स पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे होती हैं कि वो तुम अगर नहीं लिख पाते हो तो उसको किसी और मोड से फिगर बना दिया या कहीं उसका कोई नोटेशन लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके अगर सिंबल बना के चले जाते हो तो एग्जामिनर को लग जाता है कि बच्चे ने पढ़ा दैट पर्टिकुलर टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे उसको नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ नंबर तुमको मिल जाता है और अच्छा नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें जो तुम्हें याद रखनी है, तुम्हारे किताब में रहे और ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी नेक्स्ट हमारा जो है वो है फ्लोएम, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, किसके? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के। नेक्स्ट जो है वो है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है बोलो? फ्लोएम जो होता है इसके भी 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, नाम बताना बोलो? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम व्हाट? पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। उसके बाद फ्लोएम व्हाट? फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा, अगर कहीं पे लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये जो सीव ट्यूब का मतलब क्या होता है? सीव ट्यूब का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझना। सीव ट्यूब कैसे बनता है और क्यों इसका नाम सीव पड़ा, इधर देखो ध्यान से। सीव जो होता है वो एक ऐसा सेल होता है, ऐसे सेल होगा। ठीक है, देखो सीव ट्यूब के अंदर ऐसा सेल होगा, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये इस शेप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ढेर सारे सेल प्रेजेंट होंगे ऐसे। ध्यान से देखो कैसे बनता है सीव ट्यूब।
ऐसे था, ठीक है। नाम क्यों स्यू पड़ा वो भी तुमको यहां पता चलेगा। होता क्या है कि इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, नियरली सिलेंड्रिकल, जनरली सिलेंड्रिकल नहीं होते, नियरली सिलेंड्रिकल जो सेल्स होते हैं वो सेल्स एक के ऊपर एक पैरेलल सरफेस रखते हुए अरेंज होते हैं। ये वाला सरफेस दोनों का पैरेलल है एक दूसरे के, ये वाला सरफेस दोनों का पैरेलल है एक दूसरे के, और इस पैरेलल सरफेस के अंदर परफोरेशन होता है। क्या होता है? परफोरेशन। मतलब यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट है, इसके जस्ट नीचे इसके वाले मेम्ब्रेन में पोर प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? यहाँ एक पोर प्रेजेंट है और इसके जस्ट नीचे वाले सरफेस पे यहाँ पे भी क्या है? पोर प्रेजेंट है। यहाँ पोर प्रेजेंट है, इसके जस्ट नीचे वाले सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? पोर प्रेजेंट है। तो इस तरह के सेल्स का अरेंजमेंट जहां पे एक सेल दूसरे सेल से पोर के थ्रू जुड़ा हुआ हो और पोर दोनों मेम्ब्रेन में आमने सामने हो, उस तरह के सेल्स को हम कहते हैं स्यू सेल, और इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं स्यू अरेंजमेंट। तो चूंकि ये ट्यूब जो है वो स्यू सेल्स और उसके अरेंजमेंट से बन रहा है, इसलिए इस ट्यूब को क्या कहते हैं? स्यू ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यू ट्यूब। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। ये जो स्यू सेल होता है इसकी दो बातें बताता हूं, दोनों हो सकता है डाइजेस्ट में ना हो। पहली बात, ये लिविंग सेल होता है। क्या होता है? लिविंग सेल होता है। और दूसरी बात, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दोनों बातें डाइजेस्ट हो रही है कि न्यूक्लियस के ना रहते हुए भी वो क्या है? लिविंग है। पॉसिबल है ऐसा? बोलो। तो फिर क्यों दोनों बातें मैंने लिख दी वहां पे? कुछ तो होगा ना। चलो देखते हैं क्या है इसके साथ। दूसरा जो सेल है कंपेनियन सेल। दूसरा सेल क्या है? कंपेनियन। कंपेनियन मतलब क्या होता है? जो सहायता प्रोवाइड करे, सहायक हो। तो कंपेनियन सेल का जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है, और वो हर स्यू सेल के साथ उसके साइड में ऐसे अटैच रहते हैं। आ रही बात समझ में? ये क्या है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस क्या होता है? नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। और कंपेनियन सेल और स्यू सेल के जो साइटोप्लाज्म हैं वो एक दूसरे से कंटिन्यूटी में रहते हैं बाय द पोर। उसके अंदर भी पोर होता है, और स्यू सेल का साइटोप्लाज्म कंपेनियन सेल के अंदर, और कंपेनियन का साइटोप्लाज्म स्यू सेल के अंदर आता जाता है। आ रही बात समझ में? अब सुनो ध्यान। ये न्यूक्लियस के पास इसका भी साइटोप्लाज्म जाता है, और इस न्यूक्लियस के पास अपना भी साइटोप्लाज्म है। तो क्या ये इसके अंदर हो रही एक्टिविटी और इसके अंदर हो रही एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है? करेगा ना, क्योंकि दोनों के साइटोप्लाज्म क्या है? कंटिन्यूटी में। जैसे समझो कि आप मान लो ये क्लास था, इस क्लास को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। बगल वाला क्लास खाली है। बात समझ में आ रही है? या बगल वाले क्लास में भी एक टीचर है। तो अगर ऐसा करना हो कि दोनों उस क्लास से टीचर हटाना हो, क्योंकि एक टीचर की जरूरत कहीं और है, तो क्या करना पड़ेगा? ये दीवार हटा दो, इस क्लास को भी देख लेंगे, उस क्लास को भी देख लेंगे, है ना। तो यहाँ क्या था कि इधर साइटोप्लाज्म था, यहाँ साइटोप्लाज्म था, एक ही न्यूक्लियस था, इन दोनों के बीच क्या हो गया? पोर। यहाँ का साइटोप्लाज्म इधर आ सकता है, यहाँ का साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है। तो यही न्यूक्लियस इसको भी कंट्रोल कर लेगा और यही न्यूक्लियस इसको भी कंट्रोल कर लेगा। तो क्या इसको न्यूक्लियस की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो ये अपना न्यूक्लियस गायब कर सकता है? कर सकता है। क्यों न्यूक्लियस गायब करता है? ताकि इसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाए। क्योंकि एक बड़ा सा न्यूक्लियस अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो जो फूड का मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन जितना रेट से होना चाहिए उतने रेट से नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या कर देता है? गायब कर देता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तीसरा जो है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या काम करता है? ये लिविंग सेल है, ये भी लिविंग सेल है, इन दोनों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। चौथा है फ्लोएम फाइबर। ये क्या है? डेड है। ये क्या है? डेड है। इसको क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई? चारों कंपोनेंट, ये भी लिविंग, ये भी लिविंग, ये भी क्या है? लिविंग है। दोनों ये क्या सब हैं? लिविंग है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तीन कंपोनेंट क्या है? लिविंग है, और एक कंपोनेंट क्या है? डेड है। वहां पे तीन कंपोनेंट क्या थे? डेड थे, और एक कंपोनेंट क्या था? लिविंग था। बात समझ में आ रही है? वहां पे कंडक्शन का काम कौन कौन करता था? ट्रैकीड वेसल प्लस पैरेन्काइमा। यहाँ कंडक्शन का काम कौन करता है? सिर्फ स्यू ट्यूब। क्या काम कौन काम करता है? स्यू ट्यूब। बात समझ में आ रही है? अब चलो एक चीज, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट पहले लिखते चले, उसके साथ तुमको डिफरेंस ही समझ में आता रहेगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या क्या? फूड एंड हार्मोन्स। फूड एंड हार्मोन। फूड और हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन? फ्लोएम। बात समझ में आ रही?
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। ये बात डाइजेस्ट होती है क्या, कैसे समझना। मान लो एक प्लांट था, ठीक है, इस प्लांट का एक ब्रांच ये था, ठीक है, और इस प्लांट का एक ब्रांच ये था, और इस प्लांट का एक पार्ट ये था। अभी मान लो यहाँ पे फ्रूट लगा, क्या लगा, फ्रूट लगा, ठीक है। इस प्लांट को मान लो किसी हार्मोन H1 की जरूरत पड़ी, और वो हार्मोन H1 कहाँ प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे। तो यहाँ से इजीली मूव करके यहाँ चला जाएगा यूनिट डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर से नीचे मूव करता ही करता है, क्योंकि फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीफ में, और फूड ऊपर से नीचे आएगा, अपना चारों तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही। लेकिन किसी इस वाले लीफ को अगर मान लो यहाँ पे H2 हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसकी जरूरत पड़ी तो कहाँ से लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा। तो इसलिए फ्लोएम के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, क्योंकि किसी भी पार्ट किसी भी और मटेरियल की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ जो फूड बना उसकी जरूरत इसको पड़ सकती है, वहां जो फूड बना उसकी जरूरत इसको पड़ सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इधर से भी हो सकता है और ट्रांसपोर्टेशन इधर से भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, फ्लोएम कंसिस्ट मोस्टली लिविंग सेल। जाइलम के अंदर क्या होता था, मोस्टली डेड सेल होते थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम कंटेन ओनली फ्लोएम फाइबर एज डेड सेल। सिर्फ फ्लोएम फाइबर के अंदर क्या होता है, डेड सेल होता है। तो 4 पॉइंट वहां लिखा था, 4 पॉइंट यहाँ। जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस तुम वहां पे लिख सकते हो। और भी डिफरेंसेस लिख सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ सीव ट्यूब कंडक्शन का काम करता है, उसके अंदर कंडक्शन का काम कौन कौन करता था, ट्रैकिड वेसल एंड पैरेन्काइमा। एक पॉइंट और भी वहां पे लिख सकते हो अगर लिखना होगा तो। क्लियर, नोट करो फिर आगे फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो, फ्लोएम के अंदर जब मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां पे सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है, सोर्स एंड सिंक का। क्योंकि वहां पे पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन में हर जगह एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में क्या था कि सिर्फ रूट प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या करनी पड़ी थी, एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसमें फ्लोएम के अंदर जब हम लोड करेंगे फूड को तब भी एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और जब उसको उठा के डिलोड करेंगे तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, समझो। यहाँ ऐसे मान लो ये एक लीफ है, ठीक है, इस लीफ के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और ये मान लो क्या है, फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम है। और मान लो बॉडी का ये एक टिश्यू है जहाँ पे फूड को लेके जाना है। बात समझ में आ रही है। तो ये जहाँ पे फूड यूज होगा उसको हम कहेंगे सिंक। क्या कहेंगे, सिंक। और जहाँ पे फूड प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे सोर्स। क्या कहेंगे, सोर्स। तो सोर्स से फूड को लेके जाना है कहाँ पे, सिंक के पास। और ये क्या है, फ्लोएम है। ये क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम मोस्ट ऑफ द केसेस में एक दूसरे के विसिनिटी में रहते हैं, मतलब एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, बिल्कुल आसपास ही फ्लो करते हैं। इन दोनों का प्रेजेंस बिल्कुल आसपास होता है। ऐसे इधर वाटर ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे वाटर ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब सुनो ध्यान से कैसे क्या होता है। यहां मान लो फूड बन गया, ये फूड के मॉलिक्यूल्स थे,
प्लांट ने फूड का मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। होगा क्या कि यहाँ पे इस फूड को इस फ्लोएम के अंदर लोड कराएंगे, और लोडिंग कैसे होगी, एटीपी खर्च करके। लोडिंग कैसे होगी, एटीपी खर्च करके। देखो जब भी हम प्लांट में हम कहीं पे कुछ भी तभी कर पाएंगे रूल के बियॉन्ड जाके, रूल के बियॉन्ड जाके, जबकि हम वहां पे क्या खर्च करें, एनर्जी खर्च करें। बात समझ में आ रही। जैसे मान लो कि रिवर फ्लो कर रही है, तो जिधर फ्लो हो रहा है उधर की तरफ अगर तुमको जाना होगा तुमको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लो के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाना होगा तो एनर्जी खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो फूड ज्यादा था, यहाँ पे फूड नहीं था, तो ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट इसका कराना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एटीपी हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। एटीपी खर्च करके इस फूड के मॉलिक्यूल को यहाँ पे ला दिया, ऐसे ला दिया। बात समझ में आ रही। फिर इसको फ्लो कराना है, क्या कराना है, फ्लो। तो जैसे ही यहाँ पे फूड तुम लेके आए, याद करो मैंने बताया कि अगर वाटर यहाँ पे है और वाटर के बगल में सॉल्यूट रख दो, क्या रख दो, सॉल्यूट। सॉल्यूट कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूट कोई भी मटेरियल, सॉल्यूट सॉल्वेंट तो पता है ना, तो सॉल्यूट कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो यहाँ फूड किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्यूट की तरह। एटीपी खर्च करके तुमने इस फूड को यहाँ पे लोड कर दिया, ये सॉल्यूट बन गया, और यहाँ पे इसके बगल में वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ वाटर ज्यादा। जैसे ही यहाँ पे सॉल्यूट मिलेगा, वाटर कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ से यहाँ। सारी बात समझ में, बोलो क्लियर है ना। वाटर जाइलम से कहाँ चला गया, फ्लोएम। कहा यह जाता है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम नेबरिंग सेल टू फ्लोएम। आसपास के सेल से कहाँ चला जाता है, फ्लोएम के अंदर, लेकिन आसपास के सेल में मोस्टली होता कौन है, जाइलम ही होता है। जैसे ही वाटर यहाँ पे आया, ये क्या बन गया, इसके अंदर क्या आ गई, फ्लूइडिटी, फ्लो करने की टेंडेंसी। अब ये नीचे की तरफ ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और कहाँ पहुंचेगा, सिंक के पास। कहाँ पहुंचेगा, सिंक के पास। यहाँ तुमको क्या मिला, फूड प्लस वाटर, ऊपर से क्या आ रहा है, फूड प्लस वाटर। यहां से तुमने क्या किया, एटीपी खर्च करके फूड को किसको दे दिया, सिंक को, बचा क्या, वाटर। अब यहां से जैसे ही तुमने सॉल्यूट हटा दिया, यहाँ पे वाटर प्योर फॉर्म में, और यहाँ वाटर मिनरल वाला। वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ से यहाँ। बात समझ में आ गई। तो वाटर जिस नली से आया था उसी नली में वापस, फूड वहां से यहाँ चला आया। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ध्यान समझना कैसे क्या क्या स्टेप है। पहला स्टेप, एटीपी खर्च करके हम एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल कहाँ कराते हैं, जाइलम के अंदर। जैसे ही जाइलम के अंदर फूड पार्टिकल जाता है, आसपास के सेल से वाटर मूव करके कहाँ चलाता है, जाइलम के फ्लोएम के अंदर। कहाँ पे आ जाता है, फ्लोएम के अंदर। फूड को एंट्री कराया फ्लोएम के अंदर, जैसे ही फूड को एंट्री कराया, आसपास से वाटर आ गया फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम के अंदर वाटर आया, फूड को क्या किया, फ्लो कराने लगा। फ्लो करते करते फूड कहाँ पहुंचा, सिंक के पास, जहां उसको यूज होना है। वहां सिंक के पास फिर से एनर्जी खर्च करके हमने फूड को क्या कर दिया, सिंक को दे दिया, ठीक है। बचा क्या वहां पे, वाटर। जैसे ही तुमने फूड निकाला, वाटर मूव करके आसपास के सेल्स के अंदर चला गया। बात समझ में आ गई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। तो दो बातें, जब भी तुम लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, तो दो चीजें जरूर लिखोगे। एक, एटीपी का खर्च करके लोड करना, फिर आसपास के सेल से वाटर का आना, फिर फ्लो करना, फिर एटीपी खर्च करके फूड निकाल लेना, और जैसे ही फूड निकालना, वाटर मूव करके आसपास के सेल्स के अंदर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर, यानी कि पूरे के पूरे प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल, फूड और हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, समझ में आ गया। इसको एक बार जरूर आज जाके घर पे एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो चीजें तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएंगी। क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और सब कुछ भूल जाएगा। कॉम्प्लेक्स है, इसके पहले ये चीज़ें तुमने नहीं पढ़ी है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ाया नहीं है। तो घर पे जाके इसको एक बार रिवाइज करना, जो नहीं आएगा उसको डाउट में पूछ लेना।